सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2 सीए फाइनल ऑडिट नया सिलेबस। आपकी प्रेजेंस लगा दो, फटाफट लाइक कर दो वीडियो को और आपकी प्रेजेंस लगा दो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर चैप्टर 2 का न्यू सिलेबस सीए फाइनल ऑडिट का पार्ट 2। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही छोटा सा है। आप आंख बंद करके खोलोगे तब तक तो आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर एसे 250, जिसका नाम है कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ आपको तो मजा आएगा आपको। देखो, अभी कोई भी कंपनी है उसमें बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं। तो क्या ऑडिटर को सारे लॉज एंड रेगुलेशन जाके चेक करने की जरूरत है क्या ऑडिटर को हर एक लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में रिपोर्ट करना है क्या? So these are the question which might pertain to the auditor when he is auditing the financial statement. तो ऑडिटर को रिलीफ देने के लिए, ऑडिटर का काम कम करने के लिए या ऑडिटर को हेल्प करने के लिए लाए एसे 250। आईसीआई लेके आई एसे 250 जो एप्लीकेबल है ओनली व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एसे 250 इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी आर परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ही बढ़िया ऐसे, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। एसे 250 जब आप ऑडिट कर रहे हो किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तभी आपको अप्लीकेबल होगा। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। दीज आर द रीड ओनली पैरा, सो आई एम नॉट रीडिंग इट आउट। वी डायरेक्टली विल जंप टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। सर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑडिटर का वाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ एसे 250। सर एसे 250 क्या बोलता है कि आपको ऑब्टेन करना है। मैंने इसमें बढ़िया सा छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है कि एसे 250 का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि वी हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कि भाई जो मेरा कंप्लायंस है विथ लॉज एंड रेगुलेशन का, जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है मेरे एफएस को। अगर एफएस को जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है वो मेरे एफएस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, सो आई विल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जिसका मतलब जैसा कि जीएसटी या फिर टैक्सेशन लॉज, इनकम टैक्स लॉ। अगर जीएसटी है, जीएसटी एफएस में आता है, बैलेंस विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज अदर करंट एसेट्स में। हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस विद गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की ऑडिट करने के लिए हम लोग जीएसटी की रिटर्न लेते हैं और हम लोग रिकन्सिलेशन लेते हैं कि भाई रिटर्न वर्सेस बुक्स का रिकन्साइल्ड है या नहीं, आईटीसी बराबर लिया है या नहीं, रूल 43, 44 का रिवर्सल बराबर किया है या नहीं। और हम लोग ये भी चेक करते हैं कि जीएसटी का पेमेंट टाइमली किया है या नहीं। लाइबिलिटी एज पर बुक्स इक्वल टू लाइबिलिटी एज पर रिटर्न। एंड फिर हम लोगों को क्या करना है सर, एक एसे 250 ने बढ़िया ज़बरदस्त जिम्मेदारी दी है कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली इफेक्ट करे, जैसे कि एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन। अगर जैसे एनवायरमेंटल लॉ हो गया, कोई आपकी एंटिटी है जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रही है जो एनवायरमेंट को भयंकर अफेक्ट कर रहे हैं, आपको मटेरियली अफेक्ट कर सकता है कि भाई आपकी एंटिटी बंद हो जाएगी तो फाइनेंशियल का आएंगे, तो इट विल बी मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। अब रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली मतलब आपको ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगाने। अभी सपोज जीएसटी का पेमेंट नहीं कर रहे लोग और रिकनसाइल नहीं हो रहा, तो आप क्या डालोगे, क्वालिफाई करोगे। यू हैव टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। दीज आर द ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव रीड ओनली है, फिर भी मैं फोकस कर रहा हूँ, रीजन भी इंपॉर्टेंट है। ये एक बेस है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्टेन करना है हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो कंप्लाई करे विथ लॉज एंड रेगुलेशन का। दूसरा, मुझे आइडेंटिफाई करने इंस्टेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंसेस जो मेरे मटेरियल इफेक्ट करता है किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यारे ऐसे। अब सर जिम्मेदारी क्या है मैनेजमेंट की। भाई लॉज एंड रेगुलेशन एंटिटी के है, बिजनेस एंटिटी का, पैसा एंटिटी कमाती है, प्रॉफिट एंटिटी ले जाती, तो जिम्मेदारी किसकी, लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी होगी भाई? ऑब्वियस ही बात है एंटिटी के लोगों की। एंटिटी के लोगों की जिम्मेदारी होगी। व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर अगर आज मैं आपको बोलता हूं कि आपको लॉज एंड रेगुलेशन इतने सारे एप्लीकेबल है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि आई विल मेक ए रजिस्टर। सिंपल सा एक मैं एक्सेल शीट खोलूंगा और उसमें जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन है, जैसे टैक्स लॉ है तो मुझे इनकम टैक्स लगता है, मुझे जीएसटी लगता है। लेबर लॉज है तो मुझे पीएफ लगता है, पीएफ एक्ट लगता है, पीटी लगता है, ईएसआईसी लगता है, मेरे को सब कुछ लगता है, फैक्ट्रीज एक्ट लगता है, मुझे लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स लगते हैं, सारे कुछ लगते हैं। आई विल मेक ए रजिस्टर कि भाई इतने लॉज एंड रेगुलेशन मुझे एप्लीकेबल है। फिर मैं लीगल एडवाइजर ऑब्टेन करूंगा कि भाई मेरे
बाहर के आदमी को ऑब्टेन करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो सारे स्पेशलिस्ट है नहीं और ना मेरे एम्प्लॉयज़ को पता है कि ये लॉज एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कैसे करना है। सो मैं क्या करूंगा, एक लीगल एडवाइजर ऑब्टेन करूंगा, बेसिकली एंगेज करूंगा और उसको बोलूंगा कि यार मुझे तू कोड ऑफ कंडक्ट बना के दे, हर एक आदमी को मैं अपनी जिम्मेदारी दे सकूं और एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बना के दे जिससे मैं कंप्लाई कर सकूं सारे लॉज एंड रेगुलेशन का, एंड आई एम एथिकल, मैं बिना किसी टेंशन के अपना धंधा कर सकूं। तो लीगल एडवाइजर कोड ऑफ कंडक्ट बना के देगा और वो देगा एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग। ये मैं आपको पॉइंट्स याद करवा रहा हूँ, हाँ बॉस, फिर आपको मैं रिटर्न में लिखवाता हूँ कि कैसे एक्चुअल में अपने पॉइंट्स याद करें। सो सबसे पहले मैंने रजिस्टर बनाया, रजिस्टर से फिर मैंने लीगल एडवाइजर को ऑब्टेन किया, एंगेज किया, फिर मैंने क्या किया कि कोड ऑफ कंडक्ट बनवाया उससे और फिर हम लोगों ने उसी को बोला कि तू एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे। फिर मैंने एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल डेवलप किया जिससे कि मैं मॉनिटर कर सकूं कोड ऑफ कंडक्ट और लीगल रिक्वायरमेंट। सिंपल एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी असर कहानी अरे कहानी सुनाता हूँ दादा, टेंशन मत लो। सो कहानी ऐसी है बोस कि मेरे जीएसटी लॉ एप्लीकेबल है। तो अभी मैंने बोला कि यार मुझे तो ज्ञान है नहीं इसका, तो मैंने कहा रजिस्टर बनाया, उसमें जीएसटी लॉ भी एप्लीकेबल है। अभी मैंने एंगेज किया जीएसटी एक्सपर्ट को और उसको मैंने बोला कि यार एक तो बढ़िया सा कोड ऑफ कंडक्ट बना के दे कि मेरे ये ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस की, सो मुझे ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, मेरी इन्वॉइसिंग की ये रिक्वायरमेंट रहेगी, आईटीसी इस पे मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। एक बढ़िया सी मॉड्यूल बना के दे, मेरे को बढ़िया सी रिपोर्ट बना के दे और एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी दे, थोड़ा जीएसटी के बारे में सिखा इनको कि क्या होता है जीएसटी, कैसे एंट्री पास करनी है, कैसे क्रेडिट करनी है, कैसे रिकनसाइल करना है। फिर मुझे क्या करना है कि इंटरनल कंट्रोल बना के दे कि ये लोग हर मंथली या हर 15 दिन या वैसे बेसिकली मंथली होता है, मंथली रिकनसाइल करे बुक्स और रिटर्न मैच हो रही है या नहीं, और टाइमली रीपेमेंट हो रहा है जीएसटी का या नहीं हो रहा है। सो वी हैव टू डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट एंड हमें लीगल रिक्वायरमेंट भी समझनी पड़ेगी कि भाई लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कोई चेंजेस हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है लॉज एंड रेगुलेशन का, तो मुझे ऐसा इंटरनल कंट्रोल बनाना पड़ेगा जिससे वो कैप्चर कर ले। सो ये सिंपल सा पॉइंट है कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन। पहले रजिस्टर बनाएगा, फिर एंगेज करेगा किसको, लीगल एडवाइजर को। फिर वो क्या करेगा, उसको बोलेगा कि तू डेवलप कर कोड ऑफ कंडक्ट ताकि मैं एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकूं, और एक सिस्टम बना इंटरनल कंट्रोल का ताकि मैं मॉनिटर कर सकूं लीगल रिक्वायरमेंट और ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर डिजाइन टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। फिर मैं क्या कर सकूँ, मॉनिटर भी कर सकूँ कि भाई जो कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा मेरे कोड ऑफ कंडक्ट का। सो ये जिम्मेदारी सारी किसकी रहेगी सर, ये सारी जिम्मेदारी रहेगी जो हमने लीगल एडवाइजर, जिसको पैसा खर्च करके हमने एंगेज करा है। सर जिम्मेदारी समझ आई मैनेजमेंट की, अब जिम्मेदारी आती है ऑडिटर की। व्हाट विल बी द जिम्मेदारी ऑफ ऑडिटर। सर ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या ऑडिटर को सारे लॉज एंड रेगुलेशन चेक करने पड़ेंगे, सारे लॉज एंड रेगुलेशन? भाई ऑडिट भी खत्म नहीं होगी फिर तो। सो ऑडिटर को क्या करना है, देखो साफ साफ लिखा है, ध्यान से सुनना जनता, ध्यान से सुनना, सोना मत। Auditor is not responsible to detect non-compliance with all laws and regulations. Auditor नहीं है जिम्मेदार for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all laws and regulations. ये चीज़ ध्यान में रखना, कान खोल के सुन लेना कि सारे के सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता। बट ऑडिटर को रेस्पॉन्सिबल है फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस की जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइदर फ्रॉड और एरर। वो किसकी वजह से हो सकता है, नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। लेकिन कुछ गलतियां छुप जाती है, छुपाई भी नहीं छुपती, वैसे उल्टा है यहाँ पे कि कुछ गलतियां बिना छुपाए भी छुप जाती है, जिसका नाम है इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट लिमिटेशंस। इनहेरेंट लिमिटेशन ऐसी रिस्क है कि भाई ऑडिटर कितनी भी अच्छी ऑडिट कर ले, कितना भी अच्छा ऑडिटर कर ले, लेकिन वो उस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। इट इज अनअवॉइडेबल रिस्क, क्योंकि बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशन है जो ऑपरेटिंग एस्पेक्ट को डील करते हैं और वो आपको पता भी नहीं होगे एज एन ऑडिटर कि भाई इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को लगते हैं और उसमें कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई। और अगर पता चला कि मैनेजमेंट ने तुमको नहीं बताया, भाई आपने इंक्वायरी की और मैनेजमेंट ने बोला नहीं कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हुआ है, सो व्हाट यू विल डू। फिर आता है अपना
कि सर तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या रहेगी। सबसे पहले हमने ये समझा कि ऑडिटर सारे लॉज एंड रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सर आप ये बताओ कि ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या रहेगी। आपको एक खुशी की बात बताऊं क्या, गुड न्यूज़ दूं क्या। मैंने क्या किया है, ऑडिटर की जिम्मेदारी देखो, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आपको याद हो गई है। लाइक कर देना, हाँ भाई वीडियो को लाइक कर देना, सबसे पहले पाप लगेगा आप लोगों को, नहीं तो पता है ना फिर क्या होगा कि भाई आपको ने याद तो कर लिया और आपको सेम टू सेम क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि आपने मेरी वीडियो को क्या नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, ना मेरी वीडियो को क्या किया है, शेयर किया है। आपका सेम क्वेश्चन आएगा कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और मैंने अच्छे से याद करवाया, लेकिन आपको याद नहीं आएगा अगर आपने लाइक नहीं किया, हाँ पाप लगेगा। सो सर रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी ऑडिटर की। सर व्हाट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। सर एक खुशी की बात बताऊं, पेज नंबर 2.24 से लेके मैंने यहाँ तक मैंने इतना ऐसे फ्लो चार्ट में ख़त्म कर दिया इसको। क्या बात कर रहे हो सर, मज़ा आ गया। आपको खाली उन पेज को जाके रीड आउट करना है, बट ये फ्लो चार्ट याद कर लेना, लर्न करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की जगह अगर ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है विथ रिगार्डिंग टू लॉज एंड रेगुलेशन, कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। सो अगर ऐसे लॉज एंड रेगुलेशन है जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है, जिनका क्या है डायरेक्ट इफेक्ट, जिनका डायरेक्ट अटैचमेंट है, सो आई हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। लेकिन जैसे कि जीएसटी, लेकिन जिनका मटेरियल इफेक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मुझे क्या करना है, स्पेसिफाइड ही ऑडिट प्रोसीजर ही परफॉर्म करने हैं। लेकिन जीएसटी में तो मैं बहुत सारी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता हूँ, जैसे कि मैं बुक से मैच करता हूँ, मैं लाइबिलिटी उनकी चेक करता हूँ, लाइबिलिटी सही है नहीं, सब कुछ चेक करता हूँ। लेकिन जो इनडायरेक्ट है जैसे कि एनवायरमेंटल लॉज, मैं उसके लिए इतनी सब चीज़ें नहीं परफॉर्म करने वाला। तो मैं क्या करूँगा, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लूँगा कि भाई सिंपल सा मेल पे पूछ लूँगा कि भाई कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है क्या, नहीं वो आप मेरे को बता दो। और दूसरा, कोई अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो मुझे आपके बीच में और उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो आप मुझे कंफर्म कर दो। सो आई विल डू स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर। सर और मुझे हमेशा अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है कि कोई भी नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस नहीं आना चाहिए एंटिटी के अंदर। तो पॉसिबल हो सकता है कि देर में भी चांसेस कि भाई नॉन कंप्लायंस आ सकता है। और मुझे क्या रखना है, मुझे मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, और मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है ना है लास्ट मेरी जिम्मेदारी, जिससे मैं मुक्त हो सकूं, जिससे मैं बच सकता हूं। मैं क्या करूंगा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा मैनेजमेंट से कि भाई तूने मुझे नॉन कंप्लायंसेस, जितने भी नॉन कंप्लायंसेस बताए वो सारे के सारे बताए, कोई छुपाया नहीं है, ठीक है ना। नॉन कंप्लायंस होते सबके साथ है लेकिन बताता कोई नहीं है। तो उसके लिए ऑडिटर ने बोला अरे बेटा बताना तो पड़ेगा तुझे, क्योंकि मैं तुझसे क्या लूंगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर आप बहुत मजाक कराते हो भाई, क्या करें, करवाना पड़ता है, ऑडिट है ही ऐसा सब्जेक्ट, इंटरेस्ट नहीं लाए तो मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। फिर मुझे क्या करना है, ऑडिटर को ये भी काम करना है, ऑडिटर को थोड़ा काम करना है कि भाई इतना बड़ा, इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशन है, तो इंटरनल कंट्रोल देखना पड़ेगा ऑडिटर को कि ये लोग क्या करते हैं। तो भाई ये सर एक्सेल शीट में एक प्रॉपर ट्रैकर मेंटेन करते हैं कि भाई इनकी ड्यू डेट है, ये मेरा कंप्लाई हो चुका है, उसका एक प्रॉपर ट्रैकर मेंटेन करते हैं, मेल कम्युनिकेशन चला जाता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक बंदा रख रखा है, तो हमको कंफर्ट आ जाएगा। सो what we are doing is we are just obtaining understanding of legal and regulatory framework कि भाई एंटिटी कैसे कंप्लाई कर रही है। भाई इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशन है, मैं नहीं देख पाता, ऑडिटर नहीं देख पाता, तो ऑडिटर से होशियार क्या है, अरे भाई साहब मैनेजमेंट वो कैसे चेक कर रहा है, वो कैसे चेक कर रहा है सर, वो ऐसे चेक कर रहा है, एक प्रॉपर एक्सेल में ट्रैकर बना रखा है, कंप्लायंस आ गया, नोक एम्प्लॉयज का जाके नोक करता है। सो सिंपल सा हम लोगों ने समझा, पहले हम लोगों ने समझा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, उसको रजिस्टर बनाना है, उसको लीगल एडवाइजर ऑब्टेन करना है, उसको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, उसको डेवलप करना है कोड ऑफ कंडक्ट, और इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, मैनेजमेंट की। लेकिन ऑडिटर को क्या करना है, अगर ऑडिटर का डायरेक्ट इफेक्ट है एफएस पे, तो उसको क्या करना है, ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लेकिन अगर मटेरियल इफेक्ट है तो मुझे क्या करना है, स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर, जिसमें मुझे दो काम करना है, इंक्वायरी करना है और इंस्पेक्ट करना है कोरेस्पोंडेंस। मुझे हमेशा रिमेन अलर्ट रहना है कि भाई कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है नॉन कंप्लायंस की, और मुझे हमेशा मेंटेन करना है एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और लास्ट में मुझे ले लेना है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और इन सब कामों के पहले मुझे एक ऑब्टेन कर लेनी है अंडरस्टैंडिंग कि भाई लॉज एंड रेगुलेशन कौन कौन से एप्लीकेबल है और हाउ एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क।
इतना सारा काम मुझे करना है और ऑडिटर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति अभी नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हुआ, आपने नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई किया, आपके जिम्मेदार जागरूक इंटर्न है जिसको आपने जीएसटी रिकंसिलेशन दिया था, उसने बोला सर 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 क्वेरी, आप नॉन कंप्लायंस हो गया और आप खुश। तो अब उसने बोला कि सर तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो नेचर देखना है, एक्ट का अंडरस्टैंडिंग लेनी है और किन कारणों की वजह से ये नॉन कंप्लायंस हुआ, जबकि एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल इतना मजबूत, इतना ज़बरदस्त है, फिर भी नॉन कंप्लायंस कैसे हो गया। क्योंकि ये मेरी चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करेगा कि भाई इंटरनल कंट्रोल फेल कैसे हो सकता है और मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन करनी टू इवेलुएट द पॉसिबल इफेक्ट। इसकी वजह से क्या इफेक्ट आ सकता है मेरे एफएस के अंदर। सो दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर आई हैव टू डू। फिर मुझे तीसरी चीज़ ये करनी है कि आई हैव टू डिस्कस। अब मैं क्वेरी लेके इंटर्न आया, क्वेरी शाबाश बेटा क्वेरी निकाल दी, अब अपन क्वालिफाई कर देते हैं। नहीं बॉस, ऐसा नहीं चलेगा, आपको डिस्कस करना पड़ेगा मैटर विद टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। क्यों भाई, आप लोगों ने तो बड़ा इंटरनल कंट्रोल बनाया था, क्या हुआ उस इंटरनल कंट्रोल का, तो आपको मैटर डिस्कस करना पड़ेगा किसके साथ, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के साथ। और ऑडिटर को अगर लगता है कि ये नॉन कंप्लायंस बहुत भारी है, जबरदस्त है, मेरे फाइनेंशियल्स को जबरदस्त इंपैक्ट कर रहा है, तो आई हैव टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस। मजा आ रहा है ना सर? अरे 100% मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो लाइक कर देना यार। एंड द ऑडिटर शेल इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर कोई मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है तो मेरे पास सिंपल सा रास्ता है कि मैं क्या करूंगा, क्वालिफाई कर दूंगा। अभी मुझे रिपोर्टिंग करना है भाई, नॉन कंप्लायंस हुआ तो रिपोर्टिंग तो करना पड़ेगा। अगर मुझे रिपोर्टिंग करना है टीसीडब्ल्यूजी को, तो मैं क्या बोलूँगा, ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा ही टीसीडब्ल्यूजी को कि भाई जो भी ऑडिटर के अटेंशन में आए नॉन कंप्लायंस, और अगर वो मैटर को छोड़ के जो यार अभी सपोज 10,000 का नॉन कंप्लायंस हो गया और 1 लाख करोड़ की टर्नओवर की कंपनी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बड़ी कंपनीज में छोटे छोटे नॉन कंप्लायंस तो होते रहते हैं, इसी का नाम है बहुत बड़ी कंपनी, ए बिग बॉस। सो इफ इन द नॉन कंप्लायंस इज बिलीव टू बी इंटेंशनल, अगर नॉन कंप्लायंस इंटेंशनल है और मटेरियल भी है तो ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा मैटर टू टीसीडब्ल्यूजी एज सुन एज प्रैक्टिकेबल। अगर ऑडिटर वो बोलते हैं ना, ऑडिटर को स्मेल आ गई कि भाई टीसीडब्ल्यूजी खुद इन्वॉल्व है, तो उसके माई बाप को बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या शेयर होल्डर को उसको जाके बताना पड़ेगा और ऑडिटर को कंसिडर भी करनी पड़ेगी या ऑब्टेन करनी पड़ेगी लीगल एडवाइस। क्यों? क्योंकि इसमें पेरेंट्स के भी पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मतलब ग्रैंडफादर, मतलब टीसीडब्ल्यूजी। अगर मुझे रिपोर्ट करना है नॉन कंप्लायंस किसमें, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो मेरी क्या जिम्मेदारी रहेगी। देखो, आप या तो करोगे क्वालिफाई या एडवर्स ओपिनियन करोगे। अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो फिर आप क्या करोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज में आप क्या दोगे, अगर आपकी जिम्मेदारी है तो आप बताओगे, नहीं है तो नहीं बताओगे। सो दीज आर द थिंग्स। सिंपल देखो, रिपोर्टिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल आपको क्या करना है, टीसीडब्ल्यूजी को बताना है। अगर टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व है तो हायर अथॉरिटी को। अगर मेरे को रिपोर्ट करना ऑडिट रिपोर्ट में, तो अगर मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो आई विल डिस्क्लेम ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन। और अगर मुझे एविडेंस तो मिले लेकिन वो कुछ काम के नहीं है, नॉन कंप्लायंस तो फिर भी हुआ है, तो आई विल क्वालिफाई द ओपिनियन। एंड अगर मुझे एनफोर्समेंट अथॉरिटी को बताना है तो मुझे देखनी पड़ेगी अपनी लीगल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में खुद से कर लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुझे कराने की नीड नहीं है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ऐसे 260 हमारा क्या बोलता है, बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है भाई। कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी के लिए एक ऐसे बना दी भाई, टीसीडब्ल्यूजी ग्रैंडफादर है वही, वो उनसे ही तो हमें क्या आता है, रोकड़ा आता है। सो हमें कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को, ऐसे ही नहीं चलते फिरते, अरे टीसीडब्ल्यूजी इधर आना भाई, ये मुझे क्वेरी आई है, ऐसा नहीं। उसके लिए भी एक फॉर्मल तरीका है जिससे आपको कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को। और हम जैसे मजदूर लोग तो कर ही नहीं सकते टीसीडब्ल्यूजी से जाके कम्युनिकेट, तो कौन करेगा, अपने सीनियर मैनेजर हो गए, डायरेक्टर हो गए या पार्टनर लेवल के आदमी हो गए, वो कम्युनिकेट करते किसी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ ही बातें करते हैं। सो सर टीसीडब्ल्यूजी कौन हुआ, टीसीडब्ल्यूजी ऐसे बंदे जो क्या लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, कंपनी की स्ट्रेटेजीज के बारे में डिसीजन लेते और जिनके पास जिम्मेदारी होती है, जो वो बोलते हैं ना जिम्मेदारी, घर की बड़ी बेटी,
सिग्निफिकेंस क्या है TCWG के साथ कि भाई एक आपका कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बना रहे और आपको पता चलती रहे, आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो। देखो क्योंकि देखो क्या है कि घर की बड़ी बेटी को घर के बारे में जितना पता होगा ना अच्छे से, उतना किसी को भी पता नहीं होगा, मतलब जो अदर मेंबर्स हैं उनको पता नहीं होगा। सो सर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिंपल सा इतना है कि भाई मुझे कम्युनिकेट करना है क्लियरली द मैटर्स विद TCWG, रीड ओनली थिंग्स है, खाली याद करना नहीं है अपन को। जो रेलेवेंट है इन्फॉर्मेशन ऑडिट को वो TCWG तक पहुंचानी है या टाइमली ऑब्जर्वेशंस देने उनको, और टू वे कम्युनिकेशन अपना बना रहे, भाईचारा बना रहे, भाई दोस्ती यारी दोस्ती सब बनी रहे। अभी व्हाट आर द मैटर्स? भाई TCWG को ऐसा तो है नहीं सर TCWG सुन 10 रुपए की क्वेरी है, मेरा डिफरेंस मैच नहीं हो रहा है कि यार तू मेरे को मैच करवाएगा क्या? ऐसा सब नहीं है भाई। TCWG को कुछ मैटर्स ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो जो एकदम हाईली फाइनेंशियल्स को इफेक्ट करे, जिनका मैनेजमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया है। सो सबसे पहले ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिंपल कि भाई वो ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएगा कि भाई ये मैटर। तो पहला ए मैटर क्या है कि सर ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? तो TCWG को पता होनी चाहिए कि ऑडिटर खाली यहाँ ओपिनियन देने आया किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ना वो इंटरनल कंट्रोल सुधारने आया है, ना वो मैनेजमेंट को सुधारने आया है, वो जिम्मेदारी आपकी है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल बना दिए और ऑडिटर ने साइन कर दिए तो मैनेजमेंट छुट्टा, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट कांट बी क्या बोलते हैं, रिलाइव फ्रॉम देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर प्लान स्कोप एंड टाइमिंग कि भाई हम लोग TCWG यार हम लोग इस हफ्ते में ऑडिट खत्म कर देंगे। सो प्लान स्कोप एंड टाइमिंग आपको बताना है। सो ये बी मैटर हो गया। तीसरा मैटर आप डिस्कस कर सकते हो TCWG के साथ, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। अभी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या हो सकती है आपकी? कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में बेसिकली आपका कोई क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया, इसके अंदर कोई चेंजेस आए तो वो आपसे क्या बोलते हैं कम्युनिकेट कर सकते हो। दूसरा, आप सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हुई, आपको डिफिकल्टी हुई ऑडिट के दौरान क्योंकि आपको क्या नहीं दे रहा मैनेजमेंट डेटा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा, तो आप TCWG को कम्युनिकेट करो। सिग्निफिकेंट मैटर कोई अराइज हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट, ग्रेच्युटी का वैल्यूएशन सही नहीं किया, अजम्पशन सही नहीं लिए, तो आप क्या कर सकते हो? डिस्कस कर सकते हो, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर आपको लेना है तो। और सर्कमस्टांसेस, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस जो अफेक्ट कर सकते हैं मेरी कंटेंट है या फॉर्म है रिपोर्ट का, वो चेंज हो सकता है, और कोई सिग्निफिकेंट अदर मैटर। सो TCWG के साथ हर कोई तुच्छा मुच्छा मैटर आप जाके क्या बोलते हैं नहीं कर सकते कम्युनिकेट। बस ये कुछ मैटर्स हैं जो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, जो आपको प्रोफेशनल जजमेंट में लगता है। अभी सर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आपने ऊपर बताया था, बट व्हाट आर द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज? तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है ना, ये सारी चीज़ें होती है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्टी का भी नाम सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी मतलब BCom का पेपर पास करना, वो भी खाली एक दिन में पढ़ के। लेकिन सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी क्या हो गया? CA का एग्जाम पास करना, वो भी 9 मंथ्स 10 मंथ्स की पढ़ाई करके। सो इट इज़ सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट। लेकिन कुछ लोग हैं जो 19 ईयर्स 20 ईयर्स 21 ईयर्स की एज में 3 डिग्री 4 डिग्री कर लेते हैं, और हम फिर बोलते हैं कि हमने ये अचीव किया है। सो दीज आर वेरी हाईली टैलेंटेड पीपल। सो अप्रिशिएट टू दोज पीपल एज वेल, क्योंकि हम लोग भी करते ही है, सब लोग 22-21 ईयर्स की एज में CA बन ही जाते हैं जनरली। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट विच में इंक्लूड सच मैटर्स एज? सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिले हुआ है क्या मैनेजमेंट की तरफ से? द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एंटिटी पर्सनल और अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर ऑडिटर। सिग्निफिकेंट डिले कर रहे हैं, मेरा बेचारा इंटर्न है, बार बार जा रहा है मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट मुझे सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे, लेकिन मैनेजमेंट बोला अरे भाई बाद में आना, चल छोटू बाद में आना। ऐसा सब अगर हो रहा है तो वो किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा? TCWG को। दूसरा, मैनेजमेंट ने क्या बोल दिया कि भाई हमको TCWG से डेडलाइन आई है कि आपको इस वीक में खत्म करना है ऑडिट, लेकिन आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे। सपोर्ट करोगे तो ऑडिट खत्म होगा ना भाई, तो आप अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम दे रहे हो, एक्सटेंसिव एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। पहले मैंने मेल किया, रिमाइंडर पे रिमाइंडर डाले, फिर मैंने मैनेजर को बोला कि यार ये डेटा नहीं आ रहा है मैनेजमेंट से, मैनेजर ने रिमाइंडर मेल किया, फिर मैनेजर के सीनियर मैनेजर ने भी किया, डायरेक्टर ने भी किया, फिर भी डेटा नहीं आया। सो दीज आर द एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स
फिर हमें अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, हमें डेटा चाहिए था उस फॉर्मेट में या हमको डेटा जो चाहिए था वो नहीं दिया और सिंपल टोटल टू टोटल मैच करके हमको दे दिया। सो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इन्फॉर्मेशन से वो नहीं दिया। रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं किसी भी आदमी से मिलने के लिए, भाई आदमी से नहीं मिलने दे रहे हमको मैनेजमेंट, और गोइंग कंसर्न का असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर द सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज विच में बी एनकाउंटर्ड, और एक्चुअली प्रैक्टिकली ये होती है, ये सारी की सारी डिफिकल्टीज आपने कहीं ना कहीं तो फेस करी होगी अगर आपने अच्छे से आर्टिकलशिप करी है तो ऑडिटिंग के अंदर, कि भाई डिले कर रहा है मैनेजमेंट, टाइम कम दे रहा है, एफर्ट ज़्यादा ले रहा है, हमारा खून ज़्यादा चूस रहा है, इन्फॉर्मेशन हमको दे नहीं रहा है जो हमको चाहिए, और रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगा दी उसने, और गोइंग कंसर्न का असेसमेंट नहीं करा है। अभी ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट मैटर है जो हम डिस्कस कर सकते हैं TCWG के साथ, तो कोई सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन हुए, उनके बेसिकली एग्जांपल्स है सिग्निफिकेंट मैटर के जो हमने ऊपर पढ़ा। तो कोई ऐसे इवेंट और ट्रांजेक्शन है जो अकर हुए ड्यूरिंग द ईयर जो सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट का, जैसे 90,000 करोड़ की सेल है और हमारा 80,000 करोड़ का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ही है, वो भी आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है। बिजनेस कंडीशन, ऐसी कोई बिजनेस कंडीशन आ गई जैसे कोविड आ गया था, सो वो मेरे क्या हो गया, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को चेंज करेगा, ऑब्वियस ही करेगा। कंसर्न्स अबाउट मैनेजमेंट कंसल्टेशन विद अदर अकाउंटेंट्स, कोई भाई कंसल्टेशन ली है या नहीं ली है, कोई सिग्निफिकेंट मैटर आया जैसे इंडेस 116 आया जब फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन में आया, तो वेदर सिग्निफिकेंट कंसल्टेशन हैज़ बिन टेकन प्लेस और नोट। और भाई हमारी अपॉइंटमेंट के बारे में भाई हम पूछ लेंगे कि तुम लोगों ने ADT1 फाइल करा है या नहीं करा है। सिग्निफिकेंट मैटर ऑन विच देयर वाज डिसएग्रीमेंट, हम लोगों ने मैनेजमेंट को 1000 बार समझा दिया लेकिन नहीं समझे, और TCWG को समझा दिया और एक ही बार में समझ गए, भाई दादा दादा ही होता है। सो अगर मैनेजमेंट के साथ हमारी तो मैं हो गई और वो समझ नहीं रहा तो हम किसको कम्युनिकेट करेंगे, TCWG को। अभी एक चीज़ ये ध्यान में रखना, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जिससे TCWG को हमें कम्युनिकेट करना पड़े कि अगर हम ऑडिटर हम रिपोर्ट मॉडिफाई कर रहे हैं और इन कारणों की वजह से कर रहे हैं, तो TCWG सुन ले मेरी बात, हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट, हम लोग केम दे रहे हैं कि ऑडिट मैटर भी डाल रहे हैं हम लोग, और हम ईओम और ओम पेरा का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ईओम और ओम पेरा का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो आज तक ये तीनों चीज़ें प्रीवियस ईयर में नहीं डाली है। और कुछ ऐसे अनकरेक्टेड स्टेटमेंट है जो आप लोगों ने करेक्ट नहीं किया, हम लोगों ने बोला कि तुम सेल्स रिवर्स करो 10 करोड़ की, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया है। और एक लिस्टेड एंटिटी में ऑडिटर को क्या ध्यान में रखना है, ऑडिटर को ये कम्युनिकेट करना है कि भाई मेरी टीम मेंबर और मैं वी आर वेरी कॉन्फिडेंशियल, हम लोग बहुत समझदार हैं, हम लोग बहुत होशियार है और हम लोग बहुत इंडिपेंडेंट हैं। ये सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटर्न के अंदर रहेगा। बेसिकली टीम कॉल होता है तो हम लोग टीम्स पे मिनट्स बनाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना है। अब लास्ट बचता है आपका सिंपल सा SA 299 जॉइंट ऑडिटर, जो बड़ा ही इजी, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही क्यूट बोलते हैं ना जिसको, मेरे जैसा क्यूट वैसा ऐसे है, बिल्कुल इजी है, आपको खुद को करना है और आपका मतलब आप शुरू से एंड तक पढ़ोगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसे कब खत्म हो गया। सो ऐसे 299 हम लोग नहीं करेंगे क्लासेस के अंदर। सिंपल वो बोलते हैं कि तुम लोगों ने काम बांटा तो तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी, अगर काम नहीं बांटा तो तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी, ऐसा सब ऐसे है। सो इतना हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं PDF डाल दूंगा तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हाईलाइट कर ही सकते हो, और एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दे रखी है वो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं रेफरेंस आ सकता है। बाकी इंडिविजुअल क्वेश्चन आना बड़ा मुश्किल है ऐसे 299 के अंदर। ऐसे 402 है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं लेकिन अगले सेशन में अपन इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। सो ऐसे 402 किसके लिए लगता है वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे 402 है ना, वो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, ठीक है। मैं एरिया कर रहा था, मुझे पता चला कि ये तो एंटिटी ने आउटसोर्स कर दिया। बेसिकली एंटिटी का इंटरनल आर्मी ना करके पेरोल का काम मैनेज कौन कर रहा है, बाहर की एजेंसीज। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे 10,000 एम्प्लॉयज़ का पेरोल संभालना है तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया कि भाई आप संभालो और आप जो भी कंसल्टेंसी फीस है आपकी वो ले लेना। सो ये सब चीज़ें होती है। तो अब मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है वो मेरे फाइनेंशियल्स में आता है, तो मुझे सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की भी ऑडिट करनी पड़ सकती है। सो दीज आर द थिंग्स, मतलब उस केसेस में ऐसे 402 के इम्प्लीमेंट कराए। सो आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। करीब 20-25 मिनट का चैप्टर और रहा है, मैक्सिमम 30 मिनट्स का, आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो मैंने 30 मिनट्स की कराऊँ 5 वीडियोस डाली है, मतलब 150 मिनट हुए आपके, ठीक है। 150 मिनट हुए तो डिवाइड बाई 60 कर लो तो 2-2.5 घंटे का आपका, 2.5 घंटे का मोटा मोटी आपका
एक चैप्टर हुआ चैप्टर 2, लेकिन इसको आप 1.5x पे देखोगे तो सीधा आपका हो जाएगा आधा, करीब करीब 1.5 घंटे का हो जाएगा। सो इजी वे में आप खत्म कर सकते हो, बहुत इजी है। अपन ने एसएमबी वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, इजी वे में पढ़ा है, काफ़ी लॉजिकल फ्लो में भी पढ़ा है। सो आप ये वीडियोस देख सकते हो और आपका फ़ायदा हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है तो यार देखने में क्या जाता है। और दूसरी चीज़, प्लीज़ आप लाइक भी करा करो और शेयर भी करा करो। लाइक देखो, अगर आपको कोई ये वीडियो की ज़रूरत नहीं है तो आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत पड़ सकती है। सो यू कैन जस्ट शेयर द वीडियो कि भाई ये अवेलेबल है, और आप उनको शेयर कर सकते हो जिनको एसएम वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। क्योंकि मैनी ऑफ द स्टूडेंट, इवन आई वॉज नॉट एबल टू पे हेफ्टी फीस टू टीचर्स, मतलब काफ़ी हेफ्टी फीस होती है, काफ़ी भारी अमाउंट होता है, हम पे नहीं कर पाते, तो हम लोग यूट्यूब पे स्क्रॉल करते थे। मैंने खुद ने सारी पढ़ाई यूट्यूब से करी है। काफ़ी सारे टीचर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उस दौरान मेरे बहुत काम में आए। बट ऑडिटिंग का एज सच उस टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था नवंबर 20 के टाइम, तो एज सच कोई ऐसे रिविजनरी वीडियो या ऐसे डिटेल वीडियो नहीं था जिसने चैप्टर वर्ड टू वर्ड पढ़ाया था। सो यही मोटो लेके मैंने ये स्टार्ट करा है। सो मे बी सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट आई एम नॉट द थिंग कि मैं लाइक्स के लिए या सब्सक्राइबर के लिए अभी काम कर रहा हूँ फिलहाल। नो डाउट सबका फोकस, सबका अल्टीमेट गोल वही होता है कि यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे व्यूज़ बढ़े, लेकिन मेरे खाली मकसद इतना ही है कि जो नीडी पीपल है उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए और वो अच्छे से पढ़ाई करके अपना एग्ज़ाम देके अपने क्लियर हो जाए और सीए बन जाए। सो दिस इज़ माई मोटिव बेसिकली। सो अच्छे से हो भी जाएगा आप लोगों का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो आपको पसंद आया होगा। देखो यार, पसंद आता है ना तो पाप लगेगा। हाँ, पसंद आता है फिर लाइक नहीं किया तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। आपके एग्जाम में ये कि यही क्वेश्चन आएंगे, हाँ सारे के सारे यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको याद नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था एग्जाम में, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मजाक की बात है, बट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। Thank you so much and enjoy your studies. Thank you.